दोस्तों इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी कि चाइना जो एक समय में इंडिया से काफी मायनों में पीछे था जीडीपी को लेकर, पॉवर्टी को लेकर, लेकिन वो पिछले इन 3 दशकों में कैसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की ट्रैक पर आया। वीडियो के फर्स्ट पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि चाइना अपनी पॉपुलेशन को एज एसेट यूज करके कैसे वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बना। इंडिया में आज भी कई एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि इंडिया की अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन उसकी ग्रोथ रोकती है, जिसे चाइना गलत प्रूफ करके दिखाता है। आज इंडिया की नॉमिनल जीडीपी है अराउंड $3.5 ट्रिलियन, जिसे चाइना ने 2007 में अचीव कर लिया था और 2010 तक वो जापान को पीछे छोड़कर वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बना और 2030 तक वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी जीडीपी वाला देश बन जाएगा। लेकिन क्या ज्यादा जीडीपी होने की वजह से हम कह सकते हैं कि चाइना अच्छी ग्रोथ कर रहा है? इसका आंसर यस में भी है और नो में भी। जीडीपी का मतलब होता है कि किसी देश में एक साल में कितनी मार्केट वैल्यू की गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड हुई है, और ये सर्विसेज कई बार बेकार की चीजों से बढ़ जाती है, जिससे अल्टीमेटली जीडीपी तो बढ़ जाता है लेकिन उससे इकोनॉमी पर कोई अच्छा इंपैक्ट नहीं दिखता। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर किसी दो देश के बीच जीडीपी डिफरेंस कुछ ट्रिलियन डॉलर का हो तो ठीक है, लेकिन यहां चाइना की जीडीपी है अराउंड $19.9 ट्रिलियन और इंडिया की $3.5 ट्रिलियन, जो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर यूजलेस सर्विसेज को अगर नेग्लेक्ट कर भी दिया जाए तो भी इन दोनों देशों के बीच बहुत ज्यादा डिफरेंस रहेगा। और नो मैंने इसलिए बोला था क्योंकि आज से 3 दशक पहले चाइना ने जिस सेक्टर पर काम करके अपनी जीडीपी की फाउंडेशन रखी थी, जो उसकी जीडीपी का आज 40% शेयर कंट्रीब्यूट करता है, वो सेक्टर आज खतरे में है। इस चीज को हम और ज्यादा डिटेल में समझते हैं चाइना और इंडिया दोनों की जीडीपी के कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन करके। किसी भी देश के जीडीपी के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस। एग्रीकल्चर मींस ग्रेन्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स। इंडस्ट्री यानी कि माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग। सर्विस यानी कि रियल एस्टेट, टूरिज्म, डिफेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सभी। अब चाइना की जीडीपी में इनमें से किस सेक्टर से कितने परसेंट का कंट्रीब्यूशन आता है उसे देखते हैं। एग्रीकल्चर से 8%, इंडस्ट्री से 40% और सर्विसेज से 52%। और साथ ही यह भी जरूरी है कि जब हम किसी कंट्री का जीडीपी बाय सेक्टर देखें तो उसकी लेबर वर्क फोर्स भी देखें कि किस सेक्टर में कितनी लेबर वर्क फोर्स काम कर रही है। चाइना में एग्रीकल्चर सेक्टर में 23% लोग, इंडस्ट्री में 29% और सर्विसेज में 48% लोग काम कर रहे हैं। तो देखा जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर में चाइना में 1/4 वर्किंग पॉपुलेशन है। अब इसी डाटा को इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं। इंडिया की जीडीपी में किस सेक्टर से कितने परसेंट का कंट्रीब्यूशन आता है। एग्रीकल्चर से 17%, इंडस्ट्री से 29% और सर्विस से 54%। साथ ही इंडिया का लेबर वर्क फोर्स डाटा देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में 43% लोग, इंडस्ट्री में 25% और सर्विस में 32% लोग एंगेज्ड हैं। रफली इंडिया की आधी आबादी उस सेक्टर में काम कर रही है जिसका जीडीपी कंट्रीब्यूशन 1/5 भी नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर जो आजादी के समय देश की जीडीपी में सबसे बड़ा शेयर कंट्रीब्यूट करता था, आज वो सिर्फ 17% रह गया है। वहीं सर्विस सेक्टर जो आज देश की इकोनॉमी की बैकबोन है, जो जीडीपी में 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, उसमें वर्किंग पॉपुलेशन के सिर्फ 32% लोग एंगेज्ड हैं। ये जीडीपी बाय सेक्टर और लेबर वर्कफोर्स का अनबैलेंस्ड होना आज इंडिया के लिए सबसे बड़ा डीमेरिट है, और यही रीजन है कि आज देश में किसानों की हालत और ज्यादा खराब होती जा रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर में पॉलिसी मेकर्स को फोकस करने की जरूरत है, लेकिन आने वाले समय में इंडिया के पास बहुत पोटेंशियल है और वो शायद अगले 20 साल में चाइना से आगे भी निकल सकता है। इसके पीछे 2 फैक्टर्स काम कर रहे हैं। फर्स्ट, इंडिया का ग्रोइंग पोटेंशियल और सेकंड, चाइना का डाउनफॉल। पहले इंडिया का पोटेंशियल देखते हैं। फर्स्ट, मीडियन एज। आज इंडिया का मीडियन एज है अराउंड 28 ईयर्स, वहीं यूएसए और चाइना की 37 ईयर्स, वेस्टर्न यूरोप की 45 और जापान की 49 ईयर्स। इंडिया का आज वर्किंग एज पॉपुलेशन उसके नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन से कई गुना ज्यादा है, और जितना ज्यादा बड़ा वर्किंग एज पॉपुलेशन होगा किसी देश का, उसकी जीडीपी को उतना ज्यादा बूस्ट मिलेगा, बशर्ते उन लोगों के पास रोजगार हो, देश में अपॉर्चुनिटीज हो, एम्प्लॉयमेंट हो। तो यहां पर गवर्नमेंट की एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो इस वर्किंग एज पॉपुलेशन को किस तरीके से यूज करता है, दंगे करवाने के लिए या फिर कंट्री की ग्रोथ के लिए। सेकंड, इंडिया का फाइनेंस सिस्टम चाइना के फाइनेंस सिस्टम से कई गुना बेहतर है। थर्ड, चाइना में कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप है। एक्सपोर्ट हो, एक्सचेंज रेट्स हो, सब्सिडीज हो, फाइनेंशियल डिस्टॉर्शन हो, सब जगह स्टेट इंटरवेंशन है जो उसकी फ्यूचर ग्रोथ में ऑब्स्टेकल बनता है। सेकंड फैक्टर, चाइना का डाउनफॉल। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि चाइना ने आज से 3 दशक पहले अपनी जीडीपी का फाउंडेशन जिस सेक्टर पर रखा था वो आज खतरे में है। चाइना का रियल एस्टेट, जो चाइना की जीडीपी को लगभग 35 to 40% कंट्रीब्यूशन देता है।
कुछ समय पहले चाइना में एवरग्रांडे क्राइसिस न्यूज आई थी। एवरग्रांडे चाइना की रियल एस्टेट कंपनी है जो बहुत ज्यादा डेट में है। सिर्फ एवरग्रांडे नहीं, और भी ऐसी बहुत सारी रियल एस्टेट कंपनीज है चाइना में जो बहुत ज्यादा कर्ज में है। इन रियल एस्टेट कंपनीज ने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई, बहुत सारे फ्लैट्स बनाए जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और कॉमन सिटीजन्स इसे खरीद ही नहीं पाते, जिस वजह से आज चाइना में बहुत सारी बिल्डिंग्स खाली पड़ी हैं, बहुत सारे फ्लैट्स खाली पड़े हैं, जिसे गोस्ट हाउस बोला जाता है चाइना में। इन कंपनीज ने सरकार से लोन लेकर बिल्डिंग्स तो बना ली, लेकिन जब लोगों ने इन बिल्डिंग्स को खरीदा नहीं, इन फ्लैट्स को खरीदा नहीं, तो अब ये सारी कंपनीज कर्ज में डूबती जा रही हैं। एवरग्रांडे कंपनी इतनी बड़ी है कि इसके शेयर डाउन जाने की वजह से वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों की नेटवर्थ में डाउनफॉल देखा गया था। यहां एक रीजन और है, प्रॉपर्टी बबल। चाइना में प्रॉपर्टी के रेट उसके एक्चुअल प्राइसेस से बहुत ज्यादा स्पेकुलेट करके दिखाए जाते हैं। इट्स लाइक किसी को अपना घर बेचना नहीं है, लेकिन इसलिए वो अपने प्रॉपर्टी का कुछ भी दाम लगा देता है, जिससे उसकी नेटवर्थ में इजाफा हो जाता है, जिसे कई बार रियल एस्टेट बबल भी बोला जाता है। तो ये है चाइना की रियलिटी, बट द एंड चाइना इंडिया से कई टाइम्स आगे है। आईएमएफ की लेटेस्ट प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग 2022-23 में इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 7.4% रहेगी, जबकि चाइना की 3.3%। इंडिया अगर अपनी पोटेंशियल को सही डायरेक्शन में यूज करे और चाइनीज प्रोडक्ट को बैन करने के बजाय उसका सब्स्टिट्यूट लाए और या फिर उसको इंडिया में ही डेवलप करे, तो ज्यादा अच्छा होगा। आज भी इंडियन मार्केट में ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं जो रेयरली 40 से 50 रुपए के हैं, लेकिन चाइना से आ रहे हैं। तो इंडिया को इन सभी चीजों पर काम करने की जरूरत है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।